हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्वेश्चनोलॉजी। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, ये वीडियो जो कि जीके जीएस की रहने वाली है वो किस किस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो ये रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं दोस्तों, लाइक आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई, पैरामेडिकल, आरआरबी जेई, ग्रुप डी, एनटीपीसी, स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड, एएलपी में थोड़े से दोस्तों क्वेश्चन इसके कम आते हैं, तो इसमें भी आप लोग देख सकते हैं। तो इन सभी एग्ज़ाम के लिए दोस्तों ये वीडियो आप लोग की बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। यहाँ पर मैं दोस्तों रोज़ रात को 8 बजे आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड हो जाती है, डिटेल में विद एक्सप्लेनेशन के साथ। आपको दोस्तों यहाँ पर जीके जीएस के क्वेश्चन कराए जाते हैं और प्रैक्टिस के लिए दोस्तों, रैपिड प्रैक्टिस के लिए आप लोगों का सुबह के 8 बजे आप लोगों के लिए वीडियो आती है। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो पूरा देखना है। अगर कुछ कंटेंट अच्छा लगे तो आपने दोस्तों वीडियो को ज़रूर शेयर करना और लाइक करना। ये जितने भी क्वेश्चन दोस्तों मैं करा रहा हूँ, ये सभी के सभी किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, और जिसके आने की चांस बहुत ही ज़्यादा रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यदि कोई सदस्य बिना अनुमति के डैश की अवधि के लिए अनुपस्थित है तो सदन द्वारा सदस्य की सीटों को रिक्त घोषित कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स वो अगर 60 दिन से अगर अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है तो उसकी सीट को यहाँ पर रिक्त घोषित कर दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर आप लोग को एक क्वेश्चन के अंतर्गत कई क्वेश्चन आप लोग को मिलने वाले हैं। आप लोग डिटेल देखिए, एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं आप लोग। ये आरपीएफ कांस्टेबल 2019 का पेपर हुआ था, उसका दूसरा क्वेश्चन रहने वाला है। यदि किसी सदन का कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक के लिए सदन से अनुपस्थित रहता है तो दोस्तों उसका पद जो है रिक्त मान लिया जाता है। यह प्रावधान दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 101 के तहत किया गया है। ये भी आपसे पूछ सकता है कि किस आर्टिकल के तहत दोस्तों ये किया गया है। इस प्रक्रिया के दौरान जब 60 दिन की गणना की जाएगी तो इस प्रक्रिया में ऐसी अवधि शामिल नहीं होगी जिससे सदन का सत्र चल रहा हो या लगातार 4 से अधिक दिनों के लिए संसदीय सत्र स्थगित रहा हो। चलिए अगला क्वेश्चन है, संसदीय बैठक का पहला काल निम्न में से कौन सा होता है। तो दोस्तों वो सबसे पहला काल होता है प्रश्नकाल। प्रश्नकाल से संबंधित देख लेते हैं। संसद की प्रत्येक बैठक का पहला घंटा प्रश्नकाल कहलाता है। प्रश्नकाल संसद में प्रश्नों को पूछने और उत्तर देने के लिए आरक्षित किया गया है। संसद की बैठक के दौरान प्रश्नकाल के तुरंत बाद समय को दोस्तों शून्यकाल कहा जाता है। ये पूछा जा सकता है। आधे घंटे की चर्चा लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में आधे घंटे की चर्चा के लिए अलग अलग समय निर्धारित है। इस समय में सार्वजनिक महत्व के विषय पर चर्चा या किसी प्रश्न के स्पष्ट उत्तर के लिए चर्चा शामिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में जीवन का अधिकार क्या है। मूल नियमावली, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य या मौलिक अधिकार। तो दोस्तों मौलिक अधिकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब मौलिक अधिकार से संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। जैसे भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 के अंतर्गत जीवन जीने के अधिकार को शामिल किया गया है, जो संविधान के भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। मौलिक कर्तव्य को संविधान के भाग 4 क के अंतर्गत वर्णित किया गया है। मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया था। ये पूछा जा सकता है। और नीति निर्देशक सिद्धांत, इन सिद्धांत को संविधान के भाग 4 के अंतर्गत रखा गया है। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, इसके फैक्ट से भी आप लोगों के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो एक एक क्वेश्चन से दोस्तों आप लोग के कई क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आते हैं। संविधान में संसद के संपादक कार्य के लिए किन भाषाओं का उल्लेख है। तो दोस्तों उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं का यहाँ पर उल्लेख है। ये आरपीएफ एसआई 2019 का पेपर है। फैक्ट देख लेते हैं। संविधान में संसद के संपादक कार्य के लिए हिंदी और इंग्लिश भाषाओं का उल्लेख है। भारतीय संविधान की भाषा 17 में भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक आधिकारिक भाषाओं के संबंध में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना है मौलिक कर्तव्य दोस्तों, ये हमारा रहता है। व्याख्या देख लीजिए। संविधान के अंतर्गत भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना जो हमारा
कर्तव्य रहता है। मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर दोस्तों यहाँ पर संविधान में शामिल किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस रीट को गिरफ्तारी की मनमानी के विरुद्ध व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रति संरक्षण कहा गया है? तो फ्रेंड्स ये बंदी प्रत्यक्षीकरण इसको कहते हैं हेबियस कॉर्पस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए व्याख्या देखते हैं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत गिरफ्तारी की मनमानी के विरुद्ध व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रति संरक्षण दिया जाता है और भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के हनन होने पर उच्च न्यायालय को लेख जारी करने का अधिकार 5 रीटों के माध्यम से दोस्तों दिया जाता है, जिसमें पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण और पांचवा अधिकार परीक्षा। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा भारत में किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए सुनिश्चित की गई है? तो फ्रेंड्स ये 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए फ्री में और मैंडेटरी शिक्षा यहाँ पर रखी गई है। दिसंबर 2002 में संविधान के आर्टिकल 21 क के माध्यम से 86वें संविधान संशोधन विधेयक के तहत 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को दोस्तों मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया था। पूछा जा सकता है कि कब किया गया था और किस आर्टिकल के तहत, तो ये आप लोग को ध्यान रखना होगा। अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने और सुनिश्चित करने के लिए सरकार और स्थानीय अधिकारियों का एक दायित्व रहता है। आगे है क्वेश्चन कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों का तात्पर्य क्या है? तो दोस्तों ये राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले सिद्धांत हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से तात्पर्य राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले सिद्धांत हैं। संविधान की प्रस्तावना में प्रस्तावित आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना हेतु मार्गदर्शन के लिए राज्य को निर्देश दिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्वों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा वरीयता दी गई है और दोस्तों इन्हें वर्ष 1950 में भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्निहित अनुदेश पत्र को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में यहाँ पर शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम ने भारत में दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया था? तो फ्रेंड्स ये भारत सरकार अधिनियम 1858 इसका राइट आंसर होगा। अब इसके बारे में जानते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या कहा गया है व्याख्या में कि द्वैत शासन का अंत भारत सरकार अधिनियम 1858 के अंतर्गत दोस्तों समाप्त कर दिया गया था। इस अधिनियम के तहत दोस्तों भारत के प्रशासन के लिए एक 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया था, जिसका प्रमुख दोस्तों राज्य सचिव को बनाया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1947 को 18 जुलाई 1947 में ब्रिटिश संसद में दोस्तों ये लागू किया गया था। और भी दोस्तों फैक्ट इसमें दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। तो ये पूछा जा सकता है किस अधिनियम के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था? भारत सरकार अधिनियम 1935 साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित है। इस अधिनियम के तहत पृथक निर्वाचन मंडल को विस्तृत करके अलग आंग्ल भारतीय, यूरोपीय, भारतीय ईसाई समुदाय को इसमें सम्मिलित किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है, ये पूछा जा सकता है। इस एक्ट के तहत मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन मंडल प्रदान किया गया था। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों इसमें कितने फैक्ट आप लोगों के एक ही क्वेश्चन में दिए गए हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है एक्सप्लेन के लिए। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा निम्नलिखित में से किसके लिए रखा गया है? तो फ्रेंड्स ये दोबारा आ चुका है, प्रश्नकाल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ चुके हैं और ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोग का आरपीएफ कांस्टेबल का क्वेश्चन है, शिफ्ट तीसरे में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। 26वां क्वेश्चन है कि भारत में कानून बनाने वाला सर्वोच्च संस्थान कौन सा है? तो ये दोस्तों संसद है, जो कि बी आंसर इसका सही होगा। इसके 3 अंग होते हैं दोस्तों, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राज्यसभा आर्टिकल 80 के अंतर्गत आता है, लोकसभा 81 के और राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में कानून बनाने वाला सर्वोच्च संस्थान संसद है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के तहत संसद का दोस्तों प्रावधान किया गया था, ये आप लोग ध्यान रखना होगा। सर्वोच्च न्यायालय भारत की न्यायपालिका का एक शीर्ष अंग है। इसके लिए संविधान में अनुच्छेद 124 से 147 तक प्रावधान किया गया है। और सर्वोच्च न्यायालय का गठन दोस्तों पूछा जा सकता है 28 जनवरी 1950 को किया गया था। भारत का निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी, ये भी पूछा जा सकता है। और इसका कार्य लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करना होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक धर्म को अपनाने, अभ्यास और प्रचार करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये दोस्तों अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 25 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता यानी कि धर्म को मानने का अधिकार, आचरण प्रसार करने का अधिकार है। यह अधिकार संविधान के भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकार के तहत दोस्तों शामिल किया गया है। आर्टिकल 29 के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का प्रावधान किया गया है। यह धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। आर्टिकल 30 के अंतर्गत दोस्तों अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार प्रदत्त किया गया है। आर्टिकल 23 के अंतर्गत मानव तस्करी, बेगार या बलात्कार पर रोक से संबंधित प्रावधान यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लाए गए थे? तो ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर ये लाया गया था आयरिश संविधान से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आरपीएफ एसआई में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था। फैक्ट देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का आयरलैंड के संविधान से दोस्तों लिया गया था। कनाडा के संविधान से राज्यपालों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श, न्याय निर्णय आदि सम्मिलित किया गया था। समवर्ती सूची संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता सभी दोस्तों ऑस्ट्रेलियन संविधान से लिए गए हैं। और नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को दोस्तों रूस के संविधान से लिया गया था। सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों रहते हैं यहाँ पर, कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विशिष्ट बहुमत से क्या आशय है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये रहता है। इसका आशय होता है दोस्तों संसद के कुल सदस्यों के 50% से अधिक और वर्तमान में उपस्थित सदस्यों के 2/3 का बहुमत और मतदान, ये इसका आशय रहता है। विशिष्ट बहुमत का मतलब होता है, ये एसआई का दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। भारतीय संविधान के अनुसार विशेष बहुमत सदन की कुल संख्या के 50% से अधिक द्वारा समर्थित तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि विधेयक संविधान के संघीय प्रावधानों में संशोधन करना चाहता है तो इसे डैश द्वारा अनुमोदित किए जाने की आवश्यकता होती है? तो ये दोस्तों केवल राज्यसभा के सदस्य द्वारा अनुमोदित किए जाने की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर होने वाला है। व्याख्या देख सकते हैं, यदि विधेयक संविधान के संघीय प्रावधानों में संशोधन करना चाहता है तो इसे राज्य विधान परिषद के आधे सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा इसे अनुमोदित किया जा सकता है। सामान्य बहुमत संसद में उपस्थित सदस्य के 50% से अधिक होता है। यहाँ पर देख सकते हैं साधारण बहुमत कैसे निकालेंगे, उपस्थित सदस्यों की कुल संख्या बटे 2+1 करके दोस्तों यहाँ पर निकाला जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा किसके अनुमोदन पर लोकसभा को भंग किया जा सकता है? तो ये केवल दोस्तों प्रधानमंत्री के अनुमोदन पर यहाँ पर किया जा सकता है। फैक्ट देख लेते हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के अनुमोदन पर लोकसभा को भंग कर सकता है। संविधान में लोकसभा को भंग करने की संबंधी प्रक्रिया दोस्तों आर्टिकल 85(2) के अंतर्गत यहाँ पर बताया गया है। आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, इसमें वर्णन किया गया है। और संविधान के अनुच्छेद 124(1) के तहत मुख्य न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 79 के अंतर्गत दोस्तों भारत के लिए एक संसद का प्रावधान किया गया है। इम्पोर्टेंट रहता है ये आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय कानूनों में संशोधन किस बहुमत द्वारा किए जा सकते हैं? तो फ्रेंड्स ये संसद के सामान्य बहुमत द्वारा यहाँ पर
कानूनों में संशोधन किया जा सकता है। डिटेल देख सकते हैं आप लोग। संसदीय कानूनों में संशोधन संसद के सामान्य बहुमत द्वारा किया जाता है। पूर्ण बहुमत, इसका अर्थ है विधानमंडल, संसद, सदन, सभा के कुल व उपस्थित सदस्य संख्या के 2/3 सदस्यों का समर्थन जब होता है तो दोस्तों उसको पूर्ण बहुमत माना जाता है। साधारण बहुमत कब माना जाता है? जब कुल व उपस्थित सदस्य संख्या के आधे से अधिक सदस्यों का समर्थन दोस्तों होता है, उसको साधारण बहुमत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि लोकसभा का कोई सदस्य अयोग्य है या नहीं? तो वो दोस्तों वहाँ का अध्यक्ष उसको निर्धारित करता है। यदि लोकसभा के सांसदों की अयोग्यता का निर्धारण दल बदल विरोधी कानून के आधार पर किया जाता है तो वह लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। अन्य मामलों में सदस्यों की अयोग्यता से जुड़े प्रश्नों पर निर्णय लेने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है, परंतु राष्ट्रपति का यह निर्णय निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा वर्ग बुनियादी कर्तव्यों से जुड़ा हुआ है? तो धारा 51 का इसका राइट आंसर होगा। इसके अंतर्गत दोस्तों देख सकते हैं आप लोग क्या क्या आता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का भाग 4 का बुनियादी कर्तव्यों से जुड़ा हुआ है। इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में दोस्तों जोड़ा गया था। आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा का वर्णन किया गया है और आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का भाग 2 डैश से संबंधित है। ये दोस्तों नागरिकता से संबंधित होता है। फैक्ट देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर कि भारतीय संविधान का भाग 2 नागरिकता से संबंधित होता है। अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। इसके अंतर्गत मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 क में उपस्थित है और चुनाव के माध्यम से ही आधुनिक लोकतंत्र में लोग विभिन्न पदों पर आसीन होने वाले व्यक्तियों को चुनते हैं। मूल अधिकार संविधान के भाग 3 के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आप लोग को क्वेश्चन कराए हैं। उम्मीद करता हूँ कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।